Okay, so hi, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called बारामूला। ये एक थ्रिलर और हॉरर का एक ऐसा कंबाइंड कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर एक नहीं बल्कि दो दो स्टोरीज का मजा आपको देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में मैंने इसे वॉच किया और इसकी स्टोरी को देख करके मैं आपसे बस यही कहूंगा कि क्यों नहीं आजकल बॉलीवुड में ऐसी मूवीज बन रही है, क्यों हॉरर के नाम पर कॉमेडी का तड़का लगाकर उसे वेस्ट कर दिया जाता है जबकि मूवीज को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। इस पर डिस्कशन के लिए एक अलग से सेपरेटेड वीडियो जरूर बनेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस मूवी को एंजॉय करते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें नॉर्दर्न इंडिया की एक सिटी बारामूला दिखाई जाती है, जिसकी शुरुआत में हम शोहेब नाम के एक छोटे से लड़के को देख पाते हैं जो कि रास्ते की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसे एक व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर दिखाई पड़ता है एक ऐसे बियाबान में जहां पर फूलों का उगना ऑलमोस्ट बंद हो गया है क्योंकि उनकी ऋतु जा चुकी है, और वहां पर एक फ्लावर का खिलना ये एक बड़ी खास बात थी। जिसके बाद में हमें रात को एक मैजिक शो दिखाया जाता है जहां पर जफर नाम का एक मैजिशियन कहता है कि अब मैं आपके सामने एक ऐसी पेशकश करने वाला हूं जो कि आज तक ना तो आपने कभी देखी होगी और ना ही सुनी होगी। इस बॉक्स के अंदर मैं चाहता हूं कि कोई भी एक शागिर्द या फिर कोई भी एक नया लड़का आकर के मेरी इस खेल को दिखाने में मदद करे। जहां पर एक मुंह ढका शख्स उस छोटे बच्चे शोहेब को कहता है कि एज ए वॉलंटियर तू चला जा। जैसे ही शोहेब अपना हाथ उठा करके आगे जाने की कोशिश करता है कि सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद में अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो लड़का गायब हो चुका है और उसके गुमशुदगी के पोस्टर्स पूरे बारामूला सिटी के अंदर लग चुके हैं। अब इस केस की तहकीकात करने के लिए दिल्ली से एक पुलिस ऑफिसर डीएसपी रिदवान सैयद को बुलाया जाता है। इस वक्त वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में बारामूला शिफ्ट हो रहे थे, जिनमें उनकी वाइफ गुलनार, उनकी बड़ी बेटी नूरी और छोटा बेटा अयान शामिल था। इस वक्त वो उस्मान के साथ में अपने नए शिफ्ट हुए घर की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से किसी जानवर के कार से टकरा जाने की वजह से इन्हें गाड़ी को रास्ते में रोकना पड़ता है। लेकिन ये ट्रॉमा इस वक्त का नहीं बल्कि उससे कुछ टाइम पहले का था, जहां पर रिदवान को अपनी पुरानी कुछ यादें आने लगी थी। उसका हाथ इस तरीके से हिल रहा था मानो कि किसी बंदूक के ट्रिगर को दबा रहा हो। इस इंसिडेंट्स के बाद में ये लोग अपने नए घर के अंदर पहुंच जाते हैं। दिखने में ये घर पुराना था। यहाँ पर एक केयर टेकर से भी इनकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है इकबाल, और इकबाल चाचा को इस घर का चप्पा चप्पा मालूम था। ये घर पुराना जरूर था लेकिन हाल ही में रिनोवेट करवाया गया था, मगर फिर भी यहाँ का लैंडलाइन नहीं चल रहा था। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां पर एज अ सस्पेक्ट जफर नाम के शख्स को बिठाया गया था और उससे पूछताछ करी जा रही थी। हालांकि रिदवान को लग रहा था कि ये शख्स किसी टेररिज्म एक्टिविटी में शामिल नहीं है, मगर मौजूदा लोगों ने उसी पर ही उंगली उठाई थी। इसी वजह से जफर से अगेन वही रात वाली घटना अगेन दोहराने के लिए बोली जाती है। तो वो पास ही के मौजूदा एक बच्चे जो कि चाय को सर्व करने के लिए आया था उसे बुला करके अपनी वही ट्रिक को आजमाता है, जहां पर वो बताता है कि इस बॉक्स में एक छोटा सा हिडन कंपार्टमेंट है जिसके अंदर बच्चे छिप सकते थे, और यही ट्रिक में लोगों को दिखा करके उल्लू बनाया करता था। मगर साहब आप खुद ही देखिए, आखिर यहाँ से ना तो नीचे निकलने की कोई सुरंग है और ना ही पीछे से खुला हुआ है, तो आखिर वो बच्चा जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन बाकी के पुलिस वाले उसे धोने लगते हैं, मगर रिदवान समझ गया था कि इस केस का किसी बड़ी एक्टिविटी से ताल्लुकात जरूर है। जिसके बाद हम उसी शख्स को देख पाते हैं जिसका मुंह ढका हुआ था। इस बंदे का नाम होता है खालिद, और इस वक्त वो अपने एक पार्टनर इस्माइल के साथ अपने एक नए प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था, जिस पर इस्माइल का बताना था कि सामने से पैसा आ गया है, अब हमें अगली खेती को तैयार करना है। अब यहाँ पर खेती का रिलेवेंट कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज से है, वो क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद में सीन यहाँ घर में रात पर शिफ्ट होता है, जहां पर अयान इस घर के अंदर घूम करके खेलने की कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे जमीन में से कुछ खोखला होने की आवाज आती है, जैसे मानो कि कोई एक खाली कंपार्टमेंट हो। उसे खोलने पर उसे कुछ कौड़ियां मिलती है, कौड़ियां यानी कि शेल्स, जिसके साथ हम बचपन में चिंगापो या फिर जंग पचीस खेला करते थे। खैर ये 90s के बच्चों के लिए तो शब्द आम होगा, मगर जेंजीज को ये वर्ड्स पता नहीं होंगे। अयान उन शेल्स के साथ खेलने लगता है, मगर तभी अचानक से एक शेल ऊपर चला जाता है और तभी अयान को अपने ऊपर के फ्लोर से किसी के चलने की आहट आती है। वो बाहर आकर फाइंड आउट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने और डर के मारे वो वापस चला जाता है। खाने की टेबल पर सभी बैठे होते हैं, जहां पर नूरी इस घर से रिलेटेड शिकायतें करने लगती है। बताती है कि ना तो यहाँ पर वाईफाई चलता है, ना ही यहाँ पर नेटवर्क है, ऊपर से मेरे रूम के आसपास तो किसी कुत्ते की बदबू भी मुझे आने लगी है। हम ये घर शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते? जहां पर रिदवान का कहना था कि अगर कुत्ता होता तो भौंकने की आवाज भी आती। इससे गुस्सा होकर नूरी वहां से चली जाती है। गुलनार कहती है कि क्या तुम अपने बच्चों से ठीक से बात भी नहीं कर सकते? जिसके बाद में सीन यहाँ मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि इकबाल चाचा खाने की प्लेट में कुछ राइस और फिश लेकर के एक अलग कमरे में जाते हैं, और ऐसा वो रोज करते थे। गुलनार को लग रहा था कि शायद ये कोई इनका रिचुअल होगा। जिसके बाद में गुलनार जब अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करके भेज देती है, तभी
तभी उसे घर में अपनी अलमारी के पीछे से कुछ आहटें आने लगती है। वो जब चेक करने के लिए अपनी अलमारी खोलती है तो उसे अपनी तेल की शीशी गिरी हुई मिलती है। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने दीवार को धक्का मारा हो, उस दीवार से अलमारी हिली हो और अलमारी के हिलने से वो तेल की बोतल गिर चुकी थी। वहीं घर के नीचे कुछ बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे। नूरी को पता लग गया था कि यहाँ पर अगेन इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है, और जब वो नीचे आकर के देखते हैं तो पता चलता है कि किसी ने उनके घर की दीवार पर काफिर लिख दिया है। काफिर यानी कि वो शख्स जो कि इस्लाम में नहीं मानता। यहाँ पर रिदवान अपने केस की तहकीकात करने के लिए शोहेब के पिता यानी कि अंसारी जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, जो कि एक्स एमएलए हुआ करते थे बारामूला के। यहाँ पर अंसारी जी का कहना था कि तुम इतने दिनों से मेरा वक्त जाया कर रहे हो, जफर ऑलरेडी तुम्हारी गिरफ्त में, उसे मारो पीटो कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जबकि रिदवान जी का कहना था कि आपके बच्चे का केस बड़ा ही सेंसिटिव है, हमें इससे रिलेटेड कुछ और लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग आपसे भी। मगर अंसारी उसकी बात का ठीक से जवाब नहीं देता और उसे यहाँ से निकल जाने के बारे में कहता है। मीनवाइल हम खालिद और इस्माइल को देखते हैं, जो कि एक अननोन पर्सन से एक कंप्यूटर के जरिए बातचीत कर रहे थे, जिसमें इन दोनों को इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे कि ऑलरेडी अब नई खेती का वक्त आ गया है, हमें तैयार रहना होगा। इस पर्सन का ना तो फेस दिखाया जाता है और वॉइस भी मॉर्फ्ड हो रखी थी, यानी कि वॉइस चेंजर के साथ में बातचीत करी जा रही थी, जिनका नाम होता है भाईजान, जो कि इन्हें आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया करते थे। मीनवाइल शहर में चलते दंगों के अंदर बच्चे शामिल हो जाते हैं, जो कि पुलिस पर पथरावबाजी कर देते हैं। तभी एक पुलिस वाला एक बच्चे को रोकने के लिए और उससे ये पता लगवाने के लिए कि आखिर तुम्हारा सरगना कौन है, इसलिए उसका पीछा करने लगता है। तो यहाँ पर फैजल नाम का वो लड़का अपनी जान बचा करके पूरी सिटी के अंदर भागने लगता है, लेकिन अचानक से भागते वक्त उसे एक पुल के पास में वही व्हाइट ट्यूलिप फ्लावर दिखता है। वो भी यही सोचने लगता है कि आखिर अभी तो कोई बसंत ऋतु आई नहीं जहां पर फूल वगैरह खिल जाते हैं, तो फिर ये फूल कैसे उग गया, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां पर उसका होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मगर पीछे से आते खतरे को देख करके वो वहां से निकल जाता है। रात को जब रिदवान अपने घर पर आता है तो यहाँ पर इकबाल चाचा को देख पाता है, जो कि उस काफिर शब्द को मिटा रहे थे। वो वैसे इतने बूढ़े थे, इसलिए रिदवान कहता है कि इस काम को मैं कर दूंगा, आप चले जाइए। और जब वो दीवार से काफिर शब्द को मिटा रहा था तो उसे अगेन वही ट्रॉमेटाइज मोमेंट्स याद आते हैं कि उसने कुछ तो गलत किया था। नेक्स्ट डे यहाँ पर रिदवान सीधा उसी स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बेटी नूरी भी पढ़ती है और इसी के साथ में शोहेब भी पढ़ा करता था। यहाँ पर उसकी टीचर से बातचीत करने पर रिदवान को पता चलता है कि शोहेब एक अच्छा लड़का था, पढ़ने में होनहार था, मगर कुछ दिनों से अपने दोस्तों के साथ थोड़ा उखड़ा हुआ रहता था। ऊपर से उन्हें काफिर भी बोला करता था और गालियां भी देता था और पुलिस वालों को यहाँ से निकल जाने के बारे में भी बोला करता था। जहाँ पर क्लास टीचर रिदवान से कहती है कि अगर आपको मेरी कोई और मदद चाहिए होगी तो जरूर बताइएगा, मैं आपका 100% सपोर्ट करूंगी। वहीं रात को इस नई जगह पर नूरी अपने कुछ नए फ्रेंड्स बनाना चाहती थी, इसलिए वो फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट भेजती है फेसबुक पे, मगर सभी ने उसकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी थी। मगर तभी खालिद नाम के एक शख्स का उसके पास में रिक्वेस्ट आता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद में इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। वहीं रात को अयान को किसी बच्चे के खेलने की आवाज आती है, इसलिए वो आवाजों का पीछा करते हुए उसी रूम तक पहुंच जाता है जहां पर उसे वो कौड़ियां मिली थी। यहाँ पर उसे एक काली परछाई नजर आती है जिसकी आंखें चमक रही थी। अयान पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, मेरे साथ खेलना चाहोगे? मेरा और कोई दोस्त नहीं है, इसलिए क्या हम दोनों दोस्ती कर दें? और वो काला साया उसकी तरफ घूरने लगता है, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसी लड़के फैजल को देख पाते हैं जिसने एक दिन पहले पथराव किया था। वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ फिशिंग के लिए आया था। उसकी माँ उससे कहती भी है कि बेटा ज्यादा दूर मत जाना, मगर तभी एक अनजानी परछाई फैजल को अपनी तरफ बुलाती है। फैजल बिना कुछ सोचे समझे उस परछाई की तरफ निकल जाता है और गहरे धुंध के अंदर कहीं खो जाता है। और इन्वेस्टिगेशन पर मिलते हैं तो सिर्फ उसके बाल। यही सेम इंसिडेंस शोहेब के साथ में भी हुआ था। जब वो बॉक्स में से गायब हुआ था तो उसके भी कटे बाल ही मिले थे। रिदवान को लगने लगता है कि किसी टेररिज्म ग्रुप का काम है, जो कि बड़े ही खास तरीके से कैंची से क्लीनली इन बालों को काट रहा है। हमें इस काम को जल्दी ही रोकना पड़ेगा, वरना कुछ बड़ा हादसा होगा। हमें अपने और लोग लगाने पड़ेंगे। जिसके बाद हम अफजल नाम के एक शख्स को देख पाते हैं, जो कि कुछ फूड सप्लाईज लेने के लिए एक दुकान पर आता जाता रहता था। जिसके बाद में वो सीधा पहुंच जाता है पैसों का एक बंडल लेकर के इस्माइल के पास में और कहता है कि ISI से अब अमाउंट आ गया है, हमें अपना काम कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो दुकान वाला था जिससे कि हर बार सप्लाईज ली जाया करती थी, वो दरवाजे के बाहर आकर के कहता है कि बेटा तुमने 500 दिए थे लेकिन खुले तो लिए ही नहीं, मैं तुम्हें वापस पैसा लौटाने के लिए आया हूँ। जबकि अफजल कहता है कि शायद मैंने उसे 500 का नोट नहीं दिया था। ये लोग समझ गए थे कि दरवाजा खोलते ही पुलिस अंदर आकर के हमें भून देगी, इसलिए वो सबसे पहले तो अपने सारे सबूतों को खत्म करते हैं, हर चीज को जला देते हैं। मगर बाहर मौजूदा पुलिस को इसकी खबर लग जाती है
और वो शूट आउट शुरू कर देते हैं। इस शूट आउट के अंदर अफजल भी मारा जाता है और इसी के साथ वो चचा भी मारे जाते हैं जो कि सप्लाईज दिया करते थे, मगर किस्मत से इस्माइल और खालिद वहां से भाग निकलते हैं। रात को अपने भाईजान से बात करते हुए भाईजान बताते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। वहीं पर रात को नूरी खालिद से बात कर रही थी, जहाँ पर खालिद उसे मिलने के लिए बुला रहा था और कहता है कि मैं बनूंगा ना तुम्हारा दोस्त। मगर तभी उसे अचानक से वही कुत्ते की स्मेल आने लगती है। वो हर बार सोचती थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और इस बार इस बात की तहकीकात करने के लिए वो एक टॉर्च लेकर के निकल पड़ती है, लेकिन पूरे घर में घूम जाने के बाद में भी उसे कोई कुत्ता नहीं मिलता। वहीं रात में गुलनार को भी घर के अंदर दीवार के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। उसे लग रहा था कि जरूर कुछ तो है जो कि इस अनजाने घर में मौजूद है, लेकिन वो क्या है ये गुलनार को भी पता नहीं लगता। थोड़ी ही देर में हम देख पाते हैं कि नूरी, जिसे की कुत्ते से एलर्जी थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो नूरी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी, आंखें सूज गई थी, चेहरे पर फफोले उग गए थे और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। इस एलर्जी को अब तो गुलनार को भी लगने लगा था कि यहाँ जरूर घर के अंदर कुछ तो मौजूद है। और जब रिदवान घर के बाहर चेक करता है तो उसे एक छोटी सी स्टिक मिलती है जिस पर डॉग सलाइवा लगा हुआ था, यानी कि कोई तो डॉग घर में मौजूद है, मगर है कहाँ इसका इन्हें कोई अंदाजा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस स्टेशन के अंदर इन्होंने उस घर की तहकीकात में एक छोटी सी पेन ड्राइव को पाया था। उसे डिकोड करने पर इन्हें एक भाईजान की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसके अंदर कुछ कोड वर्ड्स लिखे थे, जैसे कि B2P2S6B923। अब हर लाइन में ये B2P2 क्या था बाकी पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाते। तभी अचानक से रिदवान को याद आता है कि कहीं ये बारामूला ब्लूमिंग पैटल पब्लिक स्कूल तो नहीं, और ये जो बाकी के नंबर्स हैं ये क्लासरूम के वो रोल नंबर तो नहीं के गायब होने का अगला नंबर हो। वहीं हम नूरी को देख पाते हैं जो कि फोन में मैसेज कर रही थी कि क्या वो वीडियो सही बना, क्या सब कुछ ऑल ओके है, लेकिन अगेन उसे वापस से कुत्ते की बदबू आने लगती है। इस बार वो गुस्से में थी और अपने कमरे से बाहर निकल करके उस कमरे में जाती है जहां पर हर बार इकबाल चाचा फिश और राइस रख करके आया करते थे। इस बार वो कमरा खोल देती है और इसी के साथ अपने फोन की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देती है ताकि अगर घर में कुछ भी मिला तो वो अपने पेरेंट्स को बता पाए। लेकिन अचानक से गेट बंद हो जाता है, कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, एक काला साया उसकी तरफ आने लगता है और देखते ही देखते नूरी वहां से गायब हो जाती है। और जब गुलनार आती है तो उसे अपनी बेटी के सिर्फ बाल मिलते हैं, यानी कि एक और बच्चा इस सिटी से गायब हो गया था। ये मामला दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा आग पकड़ता जा रहा था। रिदवान नहीं चाहता था कि ये मैटर मीडिया तक पहुंचे, इसलिए वो घर में आकर के सबसे पहले तो अपनी वाइफ को शांत करता है, उसे आश्वस्त करता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी हो जाए लेकिन वापस लेकर के ही आऊंगा। लेकिन आखिर वो गई होगी तो कहाँ गई होगी, आखिर उसे कोई क्यों पकड़ करके ले जाएगा। तभी यहाँ पर इकबाल चाचा का बताना था कि उसने एक लड़के को उसके साथ घूमते हुए देखा था। इकबाल चाचा के थ्रू उस लड़के का एक स्केच बनवाया जाता है और ये स्केच खालिद का ही था, जिसे कि रिदवान आकर के उनकी क्लास टीचर को दिखाता है और पूछता है कि क्या ये शख्स पहले भी कभी यहाँ स्कूल के आसपास दिखाई दिया है, जहाँ पर क्लास टीचर का बताना था कि हाँ ये शोहेब के साथ दिखाई तो दिया था लेकिन बाद में पता नहीं। तभी रिदवान को याद आता है कि एक बार जब वो अंसारी के घर पर गया था तब उसने इसी शख्स को वहां पर देखा था, कहीं लोग मिले हुए तो नहीं है, इस बात की तहकीकात करनी तो पड़ेगी। अब लेकिन अंसारी तो सीधे मुंह जवाब देने वाला था नहीं, इसलिए वो उसकी वाइफ से मुलाकात करता है और कहता है कि देखिए आपका बेटा हो सकता है कि कोई मिलिटेंट बन गया हो, आगे चल करके माइट भी कोई टेररिस्ट भी बन जाए, इसलिए आपको अभी बताना होगा कि आखिर ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये खालिद नाम का शख्स कौन है। जहां पर आंटी जी बताती है कि ये खालिद पहले तो हमारे बच्चे को हमारे धर्म की कुछ बातें बताया करता था, तो हमें लगा कि अच्छा इंसान होगा, मगर आगे चल करके उसने मेरे बेटे शोहेब का माइंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया। एक दिन जब शोहेब घर पर आया तो उसकी छाती पर बहुत सारे घाव बने हुए थे, ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी कड़ी चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब तो शोहेब ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया था कि पुलिस बनोगे ना भाई ना, आजादी पाओगे हाँ भाई हाँ, यानी अब उसे एक पूरा जिहादी बनने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था। इस बात पर गुस्सा आकर के सीधा रिदवान पहुंच जाता है खालिद के घर पर, लेकिन जब तक वो खालिद को पकड़ पाते वो भाग गया था। उसके घर पर उन्हें उसका फोन मिलता है जिसके अंदर एक वीडियो था और वीडियो और किसी का नहीं बल्कि उसकी बेटी नूरी का था, जिसका खुद का माइंड वॉश हो गया था, जो कि बोलती है कि यहाँ से हिंदुस्तानियों को निकल जाना चाहिए, ये इस्लाम की धरती है और हम इस्लामियों का ही इस पर हक है और हम इस दुनिया से काफिरों को खत्म करके ही रहेंगे। मीनवाइल हम गुलनार को देख पाते हैं जिसे अगेन घर के अंदर किसी के होने की आहट आती है। वो जब सीढ़ियों के पास जाती है तो उसे एक काला साया एक गाना गुनगुनाता नजर आता है, वो उसका पीछा करती है। वो काला साया उसी कमरे में चला जाता है जहां पर इकबाल चाचा हर रोज जाया करते थे। उस कमरे की तहकीकात करने पर उसे एक हिडन रूम मिलता है। उस रूम में जाने पर गुलनार का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वहां पर तो एक मंदिर बना हुआ था, एक शिवलिंग था, इसी के साथ भगवान की कई सारी फोटोज और दीवार पर भगवान के चित्र थे।
जिससे ये साफ पता चलता है कि ये किसी कश्मीरी पंडित का घर था, मगर बाद में उन्हें घर से या तो निकाल दिया गया या फिर उन्हें खत्म कर दिया गया। जब रिदवान घर पर आकर के अपनी बेटी से रिलेटेड कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आखिर वो इस टेररिज्म से जुड़ी कैसे, तो यहाँ पर गुलनार उसे घर की बातें बताने लगती है कि काला साया था, एक हिंदी गाना गुनगुना रही थी कोई औरत, हमारा बेटा भी यही चीजें देखता है। मगर रिदवान को गुस्सा आता है, वो कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मुझे यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढने की सारी कोशिशें करनी है और तुम हो कि यहाँ पर भूतों की कहानियां बता रही हो। इस बीच इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और तब यहाँ पर गुलनार कहती है कि आखिर क्यों तुम पुरानी बातों को रिपीट करना चाहते हो, क्या उन्हीं हथकंडों को आजमा करके फिर से अपनी बेटी और बेटे के दिल से अपनी जगह खोदोगे। तब यहाँ पर हमें वो पुराना पास्ट दिखाया जाता है। ये बात थी 2022 की, जहाँ पर एक टेररिज्म एक्टिविटी के चलते कुछ उग्रवादियों ने या कुछ अलगाववादियों ने स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लिया था। रिदवान की टीम को यह आदेश मिला था कि बच्चों को बचा करके उन सारे अलगाववादियों को खत्म करना है, मगर इस मुठभेड़ के अंदर एक छोटा बच्चा तेजाब से घायल हो जाता है, उसे गोली भी लग जाती है और यही हादसा दूर बैठ करके नूरी देख रही थी। वो लड़का राशिद नूरी का बहुत अच्छा फ्रेंड था और यही रीजन भी था कि नूरी को पुलिस वाले पसंद नहीं थे, इवेंचुअली अपने फादर भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो हर बार उनसे उखड़ी उखड़ी रहा करती थी। यहाँ इस्माइल के पास में मैसेज आता है कि तुमने तो अपना काम किया नहीं, आज तक एक भी बच्चा पहुंचाया नहीं, अगली खेती किसकी होगी ये मैंने खुद फाइंड आउट कर लिया है, उस लड़की की फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। और वो लड़का निकलता है खुद इस्माइल का भांजा। लेकिन अब क्या करे, इस ग्रुप से जुड़ा होने की वजह से उसे अपने भांजे की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी कि ये लोग बचपन में ही बच्चों को जिहादी बनने के लिए मजबूर किया करते थे और आज उसके भांजे की बारी थी, जहां पर वो स्कूल से अपने भांजे को ले लेता है और बोलता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मगर दूर खड़ी होकर के ज़ैनब ये देख लेती है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर गुलनार अपने बेटे अयान को कहानी सुना करके सुला रही थी, लेकिन तभी अचानक से अयान एक हिंदी स्टोरी गाने लगता है। तब गुलनार को लगता है कि मैंने तो आज तक इसे कोई हिंदी कविता या स्टोरी सुनाई नहीं, तो फिर ये गुनगुना कैसे रहा है। वो जब उसकी स्केच बुक देखती है तो उसके अंदर उसे एक वही छोटी लड़की और वो औरत दिखाई पड़ती है जिसका साया गुलनार ने खुद भी देखा था। अब तो गुलनार को शक हो गया था कि घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो इकबाल चाचा का पीछा करती है। इकबाल चाचा जो कि प्लेट के अंदर फिश और राइस लेकर के उस घर के कोने में जा रहे थे जहां पर एक अलग कमरा था। गुलनार भी पीछे पीछे आ जाती है और इकबाल चाचा को पूछती है कि आखिर बताइए आप किसके लिए खाना ले जाते हैं, क्या यहाँ घर के अंदर कोई मौजूद है। लेकिन इकबाल चाचा जो कि बोल नहीं सकते थे, वो इशारे में बताते हैं कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर खड़ी मत रहो, तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मगर गुलनार नहीं जाती और वहीं पर चिल्ला करके पूछने लगती है कि तब तक वो जानी शक्ति या साया आकर के इकबाल चाचा को पजेस्ट कर लेता है और अब वो हिंदी लैंग्वेज में बोलने लगते हैं कि जब जब मासूमों को उठाया जाएगा वादियों की ताकत आकर के उन्हें बचाएगी। मगर गुलनार कुछ समझ नहीं पाती, काफी देर हो जाती है मगर उसकी गुत्थी वो पकड़ नहीं पाती कि आखिर ये ताकत मुझसे कहना क्या चाह रही है। कि तभी वो अनजाना साया इकबाल चाचा की बॉडी से निकल करके गुलनार को एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देता है जहां पर गुलनार को गायब हुए सारे बच्चे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी रोशनी के पास बैठ करके सिर्फ कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं। अब वो बच्चे यहाँ पर पहुंचे कैसे और यहाँ से निकल कैसे सकते हैं, इस बात का गुलनार के पास में कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद में सीन यहाँ मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। पुलिस वालों ने खालिद को पकड़ लिया था, उसे खूब मारा जाता है, पीटा जाता है और पूछा जाता है कि आखिर बता वो बच्चे कहाँ हैं। रिदवान भी आकर पूछता है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ पर है, बता तूने उसे कहाँ पर छुपाया है। जहाँ पर खालिद कहता है कि आपकी बेटी वो तो आपके घर पर होनी चाहिए, हमने तो उसे उठाया ही नहीं। और रही बात बाकी बच्चों की, तो उन्हें भी हम उठाने वाले थे मगर हमारे उठाने से पहले ही वो गायब हो गए थे। हमें तो लगा कि उन बच्चों की प्रोटेक्शन आप कर रहे हैं। इस बात को सुनकर के रिदवान का दिमाग घूम जाता है। वो फटाफट से कि आखिर बच्चे गायब हो रहे तो हो कहाँ रहे। इसी बीच यहाँ पर गुलनार पहुंचती है और बताती है कि मैं जानती हूँ कि अगला बच्चा कौन है और वो था यासिर, यानी कि इस्माइल का भांजा। तो यहाँ पर रिदवान यासिर को बचाने के लिए उसका पीछा करता है। तो बेसिकली ये जो टेररिज्म ग्रुप था यानी कि ISI, वो कश्मीर के, बारामूला के, जम्मू के बहुत सारे बच्चों को बचपन से ही एक ऐसी ट्रेनिंग दिलवाना चाहते थे जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ हो। और एक 10 साल की एज का बच्चा जिसका माइंड वॉश करना बहुत ही ज्यादा आसान होता था, इसी को वो खेती बुला करते थे जिससे कि नई फसल उग करके तैयार हो जो कि इस दुनिया से काफिरों का नामो निशान मिटा दे। रिदवान यासिर को रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर इस वक्त यासिर के हाथ में बंदूक थी। तो रिदवान उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें मम्मी के पास नहीं जाना, क्या तुम कोई उग्रवादी बनना चाहते हो, तुम्हें तो पढ़ना है ना। वो उसे अपनी बातों में ले जाकर के समझाता है, उसकी गन नीचे करवाता है मगर तभी अचानक से काला साया आ जाता है और
रिदवान की आंखों के सामने यासिर को उठा करके ले जाता है। जब यासिर गुम होता है तो रिदवान को सिर्फ उसके छोटे से बाल मिलते हैं। तब जाकर के रिदवान को समझ आता है कि ये जरूर किसी काली शक्ति का काम है। उसे याद आता है कि उसकी वाइफ भी कुछ यही बातें कर रही थी, इसलिए वो घर पर आकर अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है। तो उसकी वाइफ और इकबाल चाचा अगेन उसी रूम में आते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो गए हुए बच्चे हैं कहां पर मौजूद और उन्हें वापस लाया कैसे जा सकता है। कि तभी यहाँ पर अयान, जो कि ऑलरेडी एक आत्मा से पोजेस्ड हुआ था, वो आता है और बताता है कि सारे बच्चों को उन बुरी चीजों से महफूज रखा गया है। रिदवान पूछता भी है कि आखिर कौन सी बुरी चीजें, कौन बुरे लोग जिनकी वजह से ये सारा कांड हो रहा है। तो यहाँ पर अयान अपना सर खुजाने लगता है। इतना जोरदार सर खुजाता है कि सर पर स्क्रैच आ जाता है, खून निकलने लगता है। कि तभी यहाँ पर ज़ैनब और उस्मान पहुंचते हैं और बताते हैं कि ज़ैनब को जान की धमकी मिली है, क्योंकि उसी ने ही पुलिस वालों को बताया था कि इस्माइल अपने भांजे यासिर को नई खेती के लिए तैयार कर रहा है। वहीं पर घर के बाहर मौजूदा इस्माइल, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ आया था, उसे लग रहा था कि मेरे भांजे को रिदवान ने अपने घर पर छिपा करके रखा है, इसलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ उन पर हमला कर देता है। ढेर सारी गोलीबारी होती है, बहुत लंबा एक्शन सीन चलता है, लेकिन इस एक्शन सीन के पैरेलल यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरी भी आ जाती है। और अब यहाँ से कहानी 40 साल फ्लैशबैक में पहुंचती है। हम यहाँ पर पुराने मौजूदा उसी पंडित परिवार को देख पाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सप्रू अपनी फैमिली यानी कि वाइफ ईला, अपनी छोटी बेटी और बेटे शरद के साथ में इस घर के अंदर रहा करते थे। उस वक्त भी उग्रवादियों ने कश्मीर से हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए उनकी जानें लेना और या फिर उन्हें तड़पा तड़पा करके उनका धर्म कन्वर्ट कर देना, ये सारी चीजें किया करते थे। लेकिन ये सप्रू फैमिली इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी और अपने पुलिस फोर्स का वेट कर रही थी। लेकिन तब तक एक गैंग इनके घर में पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा मारपीट होती है। इन लोगों को यहाँ से बस जान बचा करके कैसे भी निकलना था, लेकिन उग्रवादियों ने तो इनकी जान लेने का ठान लिया था। यहाँ पर कैसे तैसे ईला अपनी बेटी के साथ एक कमरे के अंदर छिप जाती है कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। यहाँ पर हम एक छोटी लड़की को देख पाते हैं जो कि यहीं के विलेज की रहने वाली थी। वो बताती है कि क्या आप लोग यहीं हो, क्या मैं यहाँ पर छिप सकती हूँ? तो ईला कहती है कि हाँ बेटा, जल्दी से अंदर आ जाओ, वरना ये उग्रवादी तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। वो ज़ैनब इन उग्रवादियों से मिली हुई थी और चिल्ला करके बताती है ये घर वाले इसी कमरे के अंदर छिपे हैं। और फिर होना क्या था, ये उग्रवादी आकर के उन्हें भी जान से मार डालते हैं। इनका कुत्ता शेरू भी आकर के बीच बचाव करने की कोशिश करता है, मगर वो भी टिक नहीं पाता। और अब जाकर के करंट वाली सैयद फैमिली को ये पता चलता है कि यहाँ पर पास्ट में हुआ क्या था, आखिर क्यों ये घर हॉन्टेड था। और अब तो इन काले सायों ने मिलकर के बहुत सारे उग्रवादियों को खुद ही जान से मार दिया था। और अब बचता है तो सिर्फ और सिर्फ इस्माइल, जिसने अपने आप को बचाने के लिए ज़ैनब के सर पर बंदूक रख दी थी। और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं इस टीचर का खोपड़ा उड़ा दूंगा। मगर तभी एक गोली चलती है और वो गोली इस्माइल पर नहीं बल्कि ज़ैनब पर चली थी और चलाई थी खुद गुलनार ने, जिसके अंदर ईला की आत्मा शामिल थी। और अब जाकर के एक और बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि बचपन में जिस लड़की ने उग्रवादियों के साथ मिलकर के उस परिवार को जान से मरवाया था, वही आगे चल करके ज़ैनब बनी थी और वही भाईजान थी, जिसका ना तो आज तक किसी ने शक्ल देखी थी और ना ही आवाज सुनी थी। वही आईएसआई की जुड़ी मेन कंट्रोलर थी, जो कि बच्चों को माइंड वॉश करके उन्हें जिहादी बनवा दिया करती थी। और अब जैसे ही ज़ैनब खत्म होती है तो सप्रू फैमिली का बदला भी खत्म होता है और इसी के साथ जो बच्चे जहां से गायब हुए थे वहीं पर वापस से अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि उस कमरे में से नूरी मिल जाती है, बोट पर से फैजल मिलता है और उस छोटे से बॉक्स के अंदर से शोहेब मिलता है। वहीं पेड़ में से इस्माइल का भांजा यासिर भी वापस आ गया था। और अब सारी कुछ चीजें ठीक हो जाने के बाद में ये लोग इस घर को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद में कहानी यहाँ से 6 महीने आगे निकलती है और सैयद फैमिली अब मुंबई के शरद सप्रू के घर पहुंचते हैं, जो कि ईला का बड़ा बेटा था और उसे अपनी छोटी बहन के शेल्स यानी कि वो कोड़ियां दी जाती है। इन कोड़ियों को देख करके शरद को अपनी पुरानी यादें आती है कि जिस वक्त वो अपने परिवार के साथ खुश था, अपनी छोटी बहन के साथ खेला करता था, मगर उग्रवादियों के हमले की वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, परिवार खोना पड़ा और आज उसके पास कुछ भी नहीं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो ये थी गाइस बारामूला मूवी की कहानी, जिसके अंदर एक नहीं बल्कि 2 स्टोरीज पैरेलल चल रही थी। एक जो कि थ्रिलर और क्राइम बेस्ड थी, वहीं दूसरी जो कि हॉरर बेस्ड थी, जहां पर कुछ आत्माएं अपना पुराना बदला लेने के लिए और कहीं नई खेती तैयार ना हो जाए इसलिए बच्चों की जानें बचाया कर रही थी। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें वापस से स्क्रैच से शुरुआत करते हुए 2 मिलियन सब्सक्राइबर को अगेन गेन करना है, क्योंकि मेन चैनल हितेश नागर अब नहीं रहा है। तो अब सारे वीडियोस यहीं पर आएंगे, जो भी बॉलीवुड की होगी मूवीज वो यहाँ पर आएगी और जो हॉलीवुड और टॉलीवुड की
होगी वो फ्रेंचाइजी पर अपलोड होगी। तो अपना लव, अपना सपोर्ट दिखाइए। ऐसी ही एक और बेहतरीन मूवी हम जल्द ही आप लोगों के लिए लाएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।